नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चुना गया है जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा का मायने से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम ये दावा करते हैं कि इससे आपका देखिए मतलब 5 ऐसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इससे 20 में से तो 5 जरूर पूछा गया जो कि बार बार रिपीट किया गया है, उसी को हम लिए हैं। देखिए, आप बात करें पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ इस नंबर पर संपर्क करें और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और वीडियो के बीच में एक कोड को बताया जाएगा। वीडियो के बीच में एक कोड को बताया जाएगा जिसको आप बता देंगे तो आपको पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्या है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। देखिए, ये कब कब पूछा गया है? 2011 में पूछा गया है, 2016 में, 2019 में, 2020 में। यह 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है जो कि लघु उत्तरीय में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू किया जाए। इस नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड के मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखिए, यही फैराडे का प्रथम नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड के मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका सूत्र क्या होता है कि m बराबर जेड आई टी होता है। सॉरी दोस्तों, m बराबर जेड आई टी होता है। फैराडे का यह सूत्र पूछेगा तो आपको यह लिख देना पड़ेगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि अभिक्रिया के कोटि से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया के कोटि से क्या समझते हैं, आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया के कोटि कहलाता है। अभिक्रिया का कोटि कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान तरीका। ये देखिए, 2011 में पूछा गया, 2016 में और 2019 में। ये आपको 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर नहीं विश्वास होगा तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से आप मिला लीजिएगा। तो इस कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया के कोटि से आप क्या समझते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, यह वेग का सूत्र होता है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। के ए के पावर क्यू बी होता है ऑप्शन। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि शॉर्ट की दोष क्या है? शॉर्ट की दोष क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, और भी 2 दोष हैं। अंतरकाशी दोष, ये तो 2-3 है ना, इसको आप देख लेना पड़ेगा आपको अच्छा से। तो इस दोष के अनुसार अवयकण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। शॉर्ट की दोष कैसे लिखेंगे? इस दोष के अवयकण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। यह 1997 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया और 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए, 4 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि फ्रैंकल दोष क्या है? देखिए, फ्रैंकल दोष क्या है? तो इस दोष के अनुसार देखिए, इस दोष में अवयकण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहलाता है। इस दोष में अवयकण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में चला जाता है, उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। चलिए, देखिए, आपको फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष और भी अंतरकाशी दोष जो होता है, अंतरकाशी दोष है, इसी में कहा है। थोड़ा सा आपको डिफरेंट होगा परिभाषा, उसको आप देख लेना पड़ेगा। और चलिए, 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि कॉपर के 2 अयस्कों का नाम लिखे। कॉपर के 2 अयस्कों का नाम आप कैसे लिखेंगे? तो कॉपर के 2 अयस्कों का नाम कॉपर पाइराइट। देखिए, अब कॉपर के 2 अयस्कों का नाम ऐसे लिखेंगे। कॉपर के 2 अयस्कों का नाम निम्नलिखित है, एक बार लिख दीजिएगा। उसके बाद ये 2 कॉपर का नाम लिख लीजिए। कौन है? पहला कॉपर पाइराइट, यानी कि CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है क्यूरोपाइराइट का। इसका सूत्र क्या होता है? CO2O होता है। कॉपर पाइराइट के 2 कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान है। चलिए, देखिए, 6 नंबर में क्या कहा गया है कि बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष क्या है? तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयकणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष आप कैसे लिखेंगे?
बिल्कुल सही और सटीक लिखना है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, बस सही और सटीक लिखना है। सटीक ऐसे परिभाषा लिखे, देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा ना आपको अच्छा से, मतलब थोड़ा सा ही 2 लाइन का ही परिभाषा हो पर सही और सटीक हो। चलिए, किसी क्रिस्टल जालक में बिंदु में से अवयवों का विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। यह 2009 में पूछा गया और 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया, ये 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए, 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा है कि पराशर दाब को परिभाषित करें। पराशर दाब को परिभाषित करें, कैसे आप परिभाषित करेंगे कि वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाने पर पराशर की क्रिया को रोका जाता है, पराशर दाब कहलाता है। वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाने पर पराशर की क्रिया को रोका जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पराशर दाब कहते हैं। देखिए 2013 में पूछा गया और 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए, आप पीडीएफ इस नंबर पर संपर्क करें और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और आपको कोड हम कुछ देर के बाद बताने वाले हैं। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, विशिष्ट चालकता क्या होता है। विशिष्ट चालकता क्या होता है आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। कैसे लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका SI मात्र ओम प्रति मीटर सेंटी प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर, देखिए यह 2016 में क्वेश्चन पूछा गया और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्ट चालकता का SI मात्रक लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 9 नंबर क्या है क्वेश्चन कि सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा क्या है, तो सक्रिय ऊर्जा कैसे लिखेंगे कि अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सही होगा, इससे आपको 2 नंबर जरूर मिले। अगर लिखना होगा, जोड़ना होगा तो अपने तरफ से थोड़ा सा अंक बढ़ा भी सकते हैं। देखिए कोड इसमें क्या है, कोड है इसमें 1025 इसका कोड है और आप इस नंबर पर संपर्क करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों। एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है। इसका आप ऐसे लिखेंगे कि एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम मतलब 10 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत।